नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भारतवासी पर स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी खास है। आज की तारीख क्या है? 25 जून। अब आप कहेंगे कि 25 जून में ऐसी क्या खास बात है कि मैंने वीडियो शुरू करने से पहले तारीख पूछा। जी, लोकतंत्र में रहने वाले हर एक व्यक्ति को 25 जून अपने मस्तिष्क में चौबीसों घंटा बैठा के रखना चाहिए। अगर वो खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो उन्हें 25 जून याद रहना चाहिए। अगर वो किसी के खिलाफ आवाज उठा पा रहे हैं तो उन्हें 25 जून याद रहना चाहिए। अगर वो वोट दे पा रहे हैं तो उन्हें 25 जून याद रहना चाहिए। आखिर ऐसा 25 जून में है क्या? देखिए, 25 जून एक वार्निंग है लोकतंत्र में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए। जो तानाशाह के विरुद्ध हैं उन हर एक व्यक्ति के लिए 25 जून हमेशा याद रहना चाहिए। आज से ठीक 46 वर्ष पहले यानी कि 1975 में 25 जून की मध्य रात्रि को जो कुछ हुआ उसने भारतीय लोकतंत्र को हमेशा के लिए कलंकित कर दिया। मतलब अब आगे कुछ भी हो, लेकिन वो जो काला धब्बा एक बार लग चुका है वो अब कभी मिटने वाला नहीं है। तो आखिर उस दिन ऐसा हुआ क्या था? तो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का जो सबसे काला और जो दुर्दांत अध्याय जो 21 महीनों तक चला था, उस अध्याय का पहला पन्ना 25 जून की मध्य रात्रि से आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ था। अब 25 जून की मध्य रात्रि को हुआ क्या था? तो जी, भारत पर जो उस समय जिसे आज़ाद हुए मात्र 28 वर्ष हुए थे, जिसने एक 1000 वर्ष की गुलामी सही थी और अभी उसके घाव भरे भी नहीं थे पूरी तरह से कि उस पर एक बार फिर से गुलामी का साया मंडराने लगा। जी हाँ, 25 जून की मध्य रात्रि को हमारे ऊपर यानी कि देश के ऊपर आपातकाल, जबरन आपातकाल थोपा गया। तो भाई, आपातकाल क्यों थोपा गया? क्या वजह थी? भाई, सरकार की अपनी कुछ वजह रही होगी, उनकी कुछ मजबूरियां रही होगी। चलिए, अब सरकार की उन्हीं मजबूरियों को देखते हैं कि आखिर सरकार के ऊपर क्या मजबूरी रही थी कि उन्हें आपातकाल लगाना पड़ा। जी, मेरी ये वीडियो पूरी तरह से निष्पक्ष है, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। लेकिन आगे चल करके आप कहेंगे कि भाई तुमने यहाँ इसका पक्ष लिया, वहाँ इसका पक्ष लिया। ऐसा होगा क्योंकि ये बात देश की जनता की है, उसके उस घाव की है जो कि बार बार इस तारीख के याद होते ही ताज़ा हो जाती है। अब आप सरकार की मजबूरियां जानेंगे तो आप जनता के साथ स्वयं खड़े हो जाएंगे। चलिए, पहले थोड़ा रिवाइंड में चलते हैं कि देखिए, कोई भी घटना, कोई भी बड़ा घटनाक्रम होता है, कोई भी घटना घटती है तो वो एक रिस्पॉन्स होता है जिसके पीछे की जो वजह होती है ना, एक लंबी टाइमलाइन की इवेंट्स होती है। एक वक्त से कुछ बहुत चीज़ घटना घटते रहता है, एक जमा होते रहता है, अब इकट्ठा होते एक बार फटता है। लेकिन हर एक घटना का एक अपना इमीडिएट कॉज, एक ट्रिगर मूवमेंट होता है। तो आपातकाल का भी ट्रिगर मूवमेंट था। तो उस ट्रिगर मूवमेंट जो था ना, वो 12 जून 1975 का इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट था। अरे तो जजमेंट क्या था? अब जजमेंट जानने से पहले हमें केस जानना होगा। तो केस ये था कि 1971 में लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी एक अच्छे मैंडेट के साथ चुनाव जीत कर आई थी और वो खुद रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, जहाँ से वो सांसद बनी थी। तो जो कैंडिडेट वहाँ पे दूसरे स्थान पर आए थे, राजनारायण, उन्होंने उस इलेक्शन के खिलाफ याचिका दायर की, उस इलेक्शन को चैलेंज किया इलाहाबाद हाईकोर्ट में कि इंदिरा गांधी ने गवर्नमेंट मशीनरी का दुरुपयोग किया है, इलेक्शन को मैनिपुलेट किया है, धन बल एवं अन्य प्रशासनिक बल का दुरुपयोग किया है, वोटर्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है, ये इलेक्शन को अवैध करार देना चाहिए। 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला सुनाया और ये पूरा फैसला आपातकाल का इमीडिएट कॉज माना जाता है। उन्होंने राजनारायण द्वारा लगाए आरोपों को सही माना और इंदिरा गांधी की सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता को रद्द किया, इलेक्शन को अवैध करार दिया और 6 साल तक किसी भी प्रकार के इलेक्शन लड़ने पर रोक लगा दी। तो भैया, इस फैसले से इंदिरा गांधी को क्या दिक्कत हुआ? जी, सारा दिक्कत तो नहीं हुआ। अब वो भारत में प्रधानमंत्री रहने के लिए कंडीशन होना चाहिए कि कंडीशन है कि आप या तो राज्यसभा के सदस्य हो या लोकसभा की। अब उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई, 6 साल तक उन पर बैन था, तो वो राज्यसभा के इलेक्शन लड़ नहीं सकती थी और सत्ता बचानी थी। तो उन्होंने इमरजेंसी लगाने का काफ़ी चला हुआ मंथन चला कि क्या करना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। तब के इंदिरा गांधी के लीगल एडवाइजर थे
शेखर रे जो उस समय वहाँ सीएम थे बंगाल के, वेस्ट बंगाल के, उन कहीं ना कहीं उनका एडवाइस माना जाता है कि उन्होंने ही आपातकाल की सजेशन दिए थे। 25 जून की मध्यरात्रि को यह ऐलान हो गया तय। फखरुद्दीन अली अहमद ने आर्टिकल 352 क्लॉज 1 का इस्तेमाल करते हुए आपातकाल के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। और आश्चर्य की बात तो ये है कि इंदिरा गांधी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों को इसकी जानकारी नहीं थी, मतलब उन्हें इत्तला भी नहीं किया गया था। जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गए तब 26 जून की सुबह को उन्हें, जो दिल्ली में जितने मौजूद थे, उन्हें बुला करके इत्तला दी गई। एक दो फेसेस जैसे कि स्वरण सिंह, जगजीवन राम वगैरह ने थोड़ा आपत्ति जताई, बाकी तो सब ने हाँ में हाँ मिला और देश पर आपातकाल लग गया। सारे फंडामेंटल राइट छीन लिए गए। पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो पॉलिटिकल अपोजर्स थे, वो अरेस्ट होने लगे मीसा के अंदर, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अरेस्ट हो रहे हैं उन्हें कोर्ट में जाने की भी, अपने लिए अपील करने की भी इजाज़त नहीं थी। लेकिन सबसे आपको एक चौंकाने वाली बात बताऊं कि इस सब चीज के बीच में खुद इंदिरा गांधी भी पावर सेंटर नहीं थी। अब इंदिरा गांधी पहले उन्होंने इसलिए आपातकाल लगाया कि उन्हें लगा कि भाई जो स्वरण सिंह वगैरह जो है, अगर अगर वो हटके उन्हें पीएम बनाती है तो दूसरा पावर सेंटर डेवलप हो जाएगा। अब दूसरा पावर सेंटर डेवलप होगा तो उनकी महत्ता कम होगी, क्योंकि वो खुद 1969 में ये कार्य कर चुकी थी। कांग्रेस को तोड़ करके, कांग्रेस की असली ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जा करके उन्होंने कांग्रेस आर बनाई थी, उन्हें तोड़ करके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969 में। तो उन्हें इस चीज़ का अच्छे से भनक था कि आगे भी ऐसा हो सकता है, इसलिए उन्होंने आपातकाल लगाना ज़्यादा बेहतर समझा। लेकिन आपातकाल लगाने के बाद वो पावर सेंटर नहीं थी, बस वो फेस थी और पावर किसी और के हाथ में था। एक 30-35 साल का युवा जो ना किसी संसद के किसी सदन का अंग था, ना किसी राज्य के विधानसभा या विधान परिषद का अंग था, मतलब ना सरकार में किसी भी प्रकार से नहीं था, लेकिन वो सरकार चला रहा था जी। और खुद इंदिरा गांधी उनके हाथ की कठपुतली बन चुकी थी। इससे मैं इंदिरा गांधी को क्लीन चिट देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो भी हो रहा था गलती इनकी ही थी, जिसे भुनाया उनके बेटे ने, और दोनों मिल करके कहीं ना कहीं ये कर रहे थे, संजय गांधी उनके बेटे। अब इमरजेंसी के दौरान हो क्या रहा था? ये इमरजेंसी के दौरान सबसे पहले तो प्रेस सेंसरशिप लगी, प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया, उनके प्रेस की बिजली काटी गई ताकि वो कुछ छाप ना सके। प्रेस को वार्निंग दी गई कि आप कुछ नहीं छापेंगे या वही छापेंगे जो गवर्नमेंट अप्रूव करेगी। थाने से अप्रूवल लेना होगा या गवर्नमेंट की सेंसर बॉडी जो बनाई गई थी उससे अप्रूवल लेना होगा। जो अपोज करते थे वो एडिटर्स को जेल में डाल दिया जा रहा था, बिजली काटी जा रही थी, और तो और ये सब चल रहा था संजय गांधी के सारे। उसकी उनकी जो अपनी कोर टीम थी, जिसमें कुछ चेहरे थे, गोखले थे, बंसीलाल थे, अय्यर थे, ये जो उनकी टीम थी वो ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन की, मिनिस्टर्स की, वो चल रही थी। आखिर हालांकि पार्टी में संजय गांधी के खिलाफ भी विरोध था, कुछ मिनिस्टर विरोध कर रहे थे, लेकिन उनका कुछ चल नहीं रहा था। अब इतना चल रहा था तो खुद ये जो देखिए, अगर आपको समझना है, अगर आपको और पढ़ना है तो ये किताब जरूर पढ़ेंगे, इमरजेंसी रिटोल्ड बाय कुलदीप नैयर। ये बहुत ज़बरदस्त किताब है, क्योंकि ये खुद इसके विक्टिम रहे थे और उन्होंने एक अच्छी इस पर 2 किताब लिखी। जब वो खुद जेल गए थे जुलाई में, 26 जुलाई को, तो उन्होंने अपने जेल के संस्मरण भी लिखे हैं, इन जेल, और एक इमरजेंसी पर ये किताब, इमरजेंसी रिटोल्ड। तो अब हुआ क्या आखिर इमरजेंसी लगने के बाद? प्रेस सेंसरशिप की तो बात कर ली, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया तक सरकार के कदमों में झुक चुकी थी। 1-2 अखबार जैसे कि जनसंघ की मदरलैंड या पांचन ने सरकार के खिलाफ चलाया आंदोलन, उन पर बैन लगा दिया गया। आरएसएस, आनंद मार्ग वगैरह पर बैन लगा। इंडियन एक्सप्रेस जो रामनाथ गोयनका की ड्रीम प्रोजेक्ट थी, उसने सरकार के खिलाफ चलाया, लेकिन वो उसे बहुत जल्द ही संजय गांधी ने तोड़ दिया। उसके अंदर गवर्नमेंट के आदमी भरने लगे और तब से इंडियन एक्सप्रेस एक पार्टिकुलर पार्टी और आइडियोलॉजी की माउथपीस बन के रह गई है। अब उसके बाद जो मैंने कहा कि मीसा और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेल में ठूसे जा रहे थे, उनके साथ बर्बरता के साथ पेश आया जा रहा था। एक एक कमरे में 20-25, छोटे से कमरे में 20-25 प्रिजनर्स को रखा जा रहा था। वहीं पे वो एक्सक्रीट करते थे, यूरिनेट करते थे, और उसी
के अगल बगल उन्हें रहना होता था, खाना होता था। बर्बरता के साथ उन्हें पीटा जाता था रिमांड के नाम पे। कोर्ट में कोई पेशी नहीं होती थी, मजिस्ट्रेट के सामने पेशी ढंग से नहीं होता था, ना ही वो कोर्ट में कुछ अपील कर सकते थे, ना ही उनके किसी राइट्स का ध्यान रखा जा रहा था। प्रिजनर्स की राइट्स के ध्यान भी कैसे रखे जाएंगे जब खुद आम पब्लिक के फंडामेंटल राइट्स कुचल दिए गए थे। बड़े बड़े फेसेस लाइक अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह लोग जेल में डाल दिए गए थे। जयप्रकाश नारायण जो 1972 से ही इंदिरा गांधी के खिलाफ युवाओं के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, बाद में साझे विपक्ष के चेहरे के तौर पे सामने आए, जिन्होंने इतना लंबा आंदोलन चलाया। उनका ऐतिहासिक 25 जून 1975 का रामलीला मैदान का वो संबोधन, जिसने इंदिरा गांधी को एक बार के लिए अपने भविष्य के लिए असहज तक महसूस करने पर मजबूर कर दिया था, उनके साथ भी बर्बरता के साथ पेश आया गया। उन्हें मतलब खुली सड़क पे प्रशासन ने दौड़ाया, पब्लिक के सामने ह्यूमिलेट किया, उसके बाद जेल में रखा, बाद में उन्हें मारने तक की साजिश हुई, जैसा कि उन्होंने कहा अपने एक इंटरव्यू में। फिर उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ में ट्रीटमेंट के लिए डाला गया। ऐसे बहुत सारे फेसेस थे, आम पब्लिक तक को ह्यूमिलेट किया गया। जॉर्ज फर्नांडिस के भाई को बुरी तरह से जेल में पुलिस ले जाकर के पीटती थी। क्योंकि सिर्फ वो एक पॉलिटिकल प्रिजनर के भाई है, उनकी मजिस्ट्रेट के सामने पेशी नहीं हो रही थी। यही हाल कर्नाटका की मशहूर एक्ट्रेस स्नेहलता रेड्डी के साथ उनकी पूरी परिवार को तबाह कर दिया गया। बाद में जब वो सरकार के सामने टूट गई, उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल से निकलने के बाद वो तुरंत जल बसी। आरएसएस पर तो बैन था ही। आरएसएस के समर्थन में इमेजिन कीजिए कि सीपीआईएम के पार्लियामेंटेरियन तक आ गए थे। जब जुलाई 1975 में पार्लियामेंट सेशन बुलाया था इंदिरा गांधी ने, तो AK गोपालन ने आरएसएस के पक्ष में कही थी पार्लियामेंट के अंदर में बात। आरएसएस पर बैन था, उन्होंने जेल भरो आंदोलन चलाया। 1,76,000 स्वयंसेवक जेल में ठूसे गए, इंक्लूडिंग देन हेड ऑफ आरएसएस सर संचालक मधुकर दत्तात्रेय, जो यरवदा जेल में जिन्हें बंद किया गया था। और ये जो 1,76,000 स्वयंसेवक जेल में गए थे, ये एक आंदोलन में एक संगठन के द्वारा सबसे ज़्यादा वॉलंटियर्स के कैद होने का एक रिकॉर्ड है। इस प्रकार से चल रहा था पूरी तरह से। अब सबसे बड़ा जो और एक अध्याय, सबसे काला अध्याय जो इस अध्याय का एक चैप्टर जो था बात करें तो वो था 1976 का 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत लोकसभा के टेन्योर को जबरन बढ़ा दिया गया। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के साथ छेड़छाड़ हुआ, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर डायरेक्टिव प्रिंसिपल को तवज्जो गया, कोर्ट्स के जुडिशियल इंटरवेंशन के अधिकार कुछ ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया। मतलब एक तरह से पूरी तरह से एक जो डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट, एक जो डिक्टेटोरियल रूल का बेस तैयार कर लिया गया था और एकदम बिल्कुल उसी पे चल रहा था। और पॉलिटिकल प्रिजनर्स और आम पब्लिक के साथ जो ट्रीटमेंट हो रहे थे ना, वो एक मतलब अंग्रेज भी वैसा करने से एक बार शर्मा जाए। मतलब जो देश 1000 वर्ष की गुलामी के बाद स्वतंत्र हुआ था, उसे 28 साल बाद ही फिर से वो सीन, वो दृश्य दोबारा देखना उसके लिए असहाय और दर्दनाक था। देश पूरी तरह से हताश हो गया था। उसने इस गुलामी के अंधकार को एक बार फिर से स्वीकार कर लिया था और अब उन्होंने आज़ादी के सूरज को ढूंढना कहीं ना कहीं वो छोड़ चुके थे। लेकिन आपातकाल एक्सटेंड भी हुआ और कुल मिलाकर ये आपातकाल 21 महीने तक चला। बाद में अब इंदिरा गांधी की खुशफहमी थी कि उनके आईवी रिपोर्ट्स के कारण उन्होंने आपातकाल हटाने का फैसला किया और इलेक्शन अनाउंस कर दिया। इलेक्शन में जो ग्रैंड कॉलिशन थी जनता पार्टी, वो जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई फर्स्ट नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर बने। ये सर उसके बाद जो एक बड़ा ही गजब का इंसिडेंट हुआ। अब वो इंसिडेंट हुआ क्या कि जो इलेक्शन में तो भाई इंदिरा गांधी भी हारी, कांग्रेस तो हारी ही, इंदिरा गांधी खुद अपना लोकसभा का चुनाव हारी। उसके बाद जो जनता पार्टी के समर्थक, जो आम पब्लिक थी या अन्य समर्थक थे, वो इंदिरा गांधी के घर के बाहर जमा हो गई थी। मतलब भीड़ इतनी उग्र हो गई थी कि इंदिरा गांधी की उस दिन हत्या भी हो सकती थी। तो तब के उस सरकार में, जो नई सरकार आई थी जनता पार्टी की, उसमें जो विदेश मंत्री थे यानी कि जनसंघ के जो उसमें नेतृत्व कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो विदेश मंत्री बने थे। वो इंदिरा गांधी से मिलना चाहते थे, लेकिन मोरारजी देसाई जो थे वो नहीं चाहते थे कि इंदिरा गांधी जाके मिले। लेकिन वो मोरारजी देसाई की इच्छा के विरुद्ध वहाँ गए
और उन्होंने इंदिरा गांधी को जा करके उस भीड़ से बचाया और बोला कि जो कानून आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा उससे तो मैं नहीं बचा सकता, लेकिन हाँ, आपने जो किया वो गलत था, लेकिन इस देश का एक देश के सरकार का एक नुमाइंदा होने के नाते मैं आपके सारे अधिकार, जो एक आपके अधिकार होने चाहिए, उसकी रक्षा मैं करूंगा। और जो मतलब अटल बिहारी वाजपेयी, जो लगभग उनकी हत्या हो ही चुकी थी आपातकाल के दौरान, और वो उसको भुला करके उसके सबसे बड़े, अपने सबसे बड़े अपराधी को उन्होंने क्षमादान दिया था सबके बीच में। जी हाँ, सबसे सबके बीच में से उन्हें क्षमादान दिया था। बाद में उन पर जो कार्रवाई होनी थी हुई। तो ये पूरा, लेकिन हालांकि ये जो जनता पार्टी की सरकार थी, इसमें कई लोगों के गठबंधन थे, खास करके कुछ नए नए समाजवादी सत्ता लोलुप नेता भी थे, जिन्हें धीरे धीरे सत्ता का लोभ ऐसा नशा चढ़ा कि वो अपने भविष्य को लेकर के असहज होने लगे और गठबंधन तोड़कर सरकार गिरा दी ठीक 3 साल में, 1980 के आसपास। और वापस फिर उसी दागी पार्टी के गोदी में जाकर के बैठ गए जिन्होंने देश के ऊपर इतना बड़ा आपातकाल लगाया था। और फिर से देश के उन दबे कुचले वर्ग और जनता की आवाज़ बनने की जिम्मेदारी अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस जैसों के कंधों पर आ गई। तो ये था पूरा आपातकाल का कहानी, आपातकाल का जो प्रकरण था जिसको मैंने आपको समझाया। और ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय के तौर पर जाना जाता है। और हाँ, हर एक व्यक्ति को जो लोकतंत्र को सजग रखना चाहता है, लोकतंत्र को बचाए रखना चाहता है, उसे ये प्रकरण, ये 25 जून की तारीख कभी नहीं भूलनी चाहिए। तभी वो अपने लोकतंत्र की रक्षा कर सकता है। जब, क्योंकि जो अपना इतिहास भूलता है उसका भविष्य उसे भूल जाता है। जो अपने इतिहास को भूलता है वो भविष्य में कहीं ना कहीं खो जाता है। इसीलिए अगर तानाशाह से बचना है, तानाशाही से बचना है, लोकतंत्र को बचाए रखना है, तो हमें सजग रहना होगा। क्योंकि भारत में जो वर्तमान जो लोकतंत्र है, इसमें जितनी आज़ादी है उतनी आज़ादी दुनिया के किसी भी लोकतंत्र या किसी भी अन्य प्रकार के शासन प्रणाली में नहीं है। भारत की इतनी आज़ादी आपको कहीं नहीं मिलेगी। भारत से बेहतर कोई देश नहीं। और भारत के वर्तमान जो शासन प्रणाली है, जो अभी का जो ढर्रा है सरकार प्रणाली का, सरकार चलाने का, इसमें जितनी आज़ादी आपको मिली है इतनी आज़ादी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसे बचा कर रखिए, सुरक्षित रखिए, और किसी भी सत्ता लोलू व्यक्ति के हाथों में या उनकी बातों में आकर के अपनी सत्ता को, अपनी जो जनसत्ता है, जो आपकी और हमारी जो मतलब लोक सत्ता है, इसको गंवाने से बचिए। धन्यवाद।